हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिस्कस किया था। टॉटोमेरिज्म हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ आइसोमर निकालना सीखा था, कैसे हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर निकालते हैं, आईएचडी वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। क्योंकि हम लोगों ने ये पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, आईएचडी को ही हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, उसी को हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं। आईएचडी 0 होगा तो ओपन चेन में पाई बॉन्ड नहीं होगा, रिंग का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर हम लोगों ने देखा आईएचडी अगर 1 होगा तो ओपन चेन में या तो एक पाई बॉन्ड रखो या एक रिंग बनाओ बिना पाई बॉन्ड का। यानी आईएचडी अगर कुछ भी होगा, आईएचडी होने का मतलब है आईएचडी 0 तो ना ही पाई बॉन्ड ना ही रिंग, और अगर आईएचडी का वैल्यू 1 तो या तो पाई बॉन्ड लो या तो रिंग लो। दोनों होने के लिए कम से कम आईएचडी का वैल्यू 2 होना चाहिए। जब आईएचडी का वैल्यू 2 होगा तो या तो आप ओपन चेन विथ 2 पाई बॉन्ड ले लो, या 1 रिंग विथ 1 पाई बॉन्ड ले लो, या 2 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड ले लो। कहने का मतलब हुआ कि एक आईएचडी या तो पाई बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है या रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक ही आईएचडी है तो या तो तुम पाई बॉन्ड लो या तो तुम रिंग लो, दोनों आप नहीं ले सकते हो। ये हम लोगों का सिंपल कंडीशंस था। चलिए, फिर हम लोगों ने चेन आइसोमर देखा, पोजीशन आइसोमर देखा, रिंग चेन आइसोमर देखा, पोजिशनल आइसोमर देखा, फंक्शनल आइसोमर देखा। टॉटोमर अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, टॉटोमर को भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर में हम लोग सारे कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल के सारे कंडीशंस को, कुछ कंडीशंस हम लोगों ने उस टाइम नहीं देखा था, उस सारे कंडीशंस को अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम लोग देखे थे, जैसे हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म में, तो आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए थे। आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए थे। एक हो गया था मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक था मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक हो गया था मेरा स्टीरियो आइसोमर, एक हो गया मेरा स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब यहां देखोगे स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने देखा चेन आइसोमर, फिर देखा हम लोगों ने पोजीशन आइसोमर, फिर हम लोगों ने देखा रिंग चेन आइसोमर, फिर हम लोगों ने देखा फंक्शनल आइसोमर, फिर हम लोगों ने देखा टॉटोमर। ठीक है, और अगर स्टीरियो की बात करेंगे तो स्टीरियो को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है मेरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, एक मेरा हो जाता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, और एक हो जाता है मेरा कन्फर्मेशनल आइसोमर, एक हो जाता है मेरा कन्फर्मेशनल आइसोमर। फिर फर्दर कॉन्फिगरेशनल को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ये सब हम लोगों को पता है। एक होता है मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है मेरा ऑप्टिकल आइसोमर। कन्फर्मेशनल को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, कन्फर्मेशनल का कोई टाइप्स नहीं होता है। कॉन्फिगरेशनल का 2 टाइप्स, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल, और मेन आइसोमेरिज्म आपका इसी दोनों पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल का कंडीशन क्या होगा, ऑप्टिकल का कंडीशन क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इनांसियोमर, डायस्टेरियोमर, मेजोमर, सी स्टार, कायरल कार्बन, प्रो कायरल कार्बन, सारा कंडीशन हम लोगों ने ऑप्टिकल वाला देखा था। बट एक बार हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे, जिससे, और मैक्सिमम बच्चे तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए जो डीपीएससी हम लोग दिए थे, क्योंकि वहां से डॉट आना शुरू हो गया है। ठीक है, एक और आज हम लोग डीपीएससी डाल देंगे और उसको भी आप बना लेना, और कल हम ऑप्टिकल खत्म करते हुए उसके क्वेश्चंस को, डॉट को हम लोग क्लियर करते निकल जाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये मेरा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ये सब मेरा डिस्कस हो गया। बच गया है मेरा टॉटोमर। टॉटोमर में बहुत कुछ कंडीशंस है, जो कुछ बच्चे का क्वेश्चन टॉटोमर का अटक रहा होगा, जैसे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट क्या होगा, स्टेबिलिटी के कंडीशंस में आप अटकते होगे। क्या कंडीशन देखेंगे कि वहां बोलेंगे यार इनॉल ज्यादा स्टेबल है कि कीटो ज्यादा स्टेबल है, कि कैसे टॉटोमेरिज्म का परसेंटेज इनॉल निकालते हैं, तो ये सब सारा आपका बन जाएगा। फिर आ जाते हैं स्टीरियो में, तो सबसे पहली बात आती है स्ट्रक्चरल स्टीरियो में डिफरेंस क्या है। तो हम बोलेंगे यार स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस होता है, कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है, और स्टीरियो में कनेक्टिविटी सेम होता है, अरेंजमेंट डिफर होता है। जैसे मान लो स्ट्रक्चरल का हम लोग एग्जांपल बताए हैं, जैसे यहाँ पर ये हाथ है, इस हाथ को हटा दे और पैर के पास लगा देंगे, मतलब पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन चेंज हुआ मतलब कनेक्टिविटी हटा होगा तब पोजीशन चेंज हुआ होगा, तो जैसे ही कनेक्टिविटी चेंज हुआ मतलब वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा। और स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, कनेक्टिविटी वही है, हाथ मेरा वही अटैच रहेगा। अब जैसे हाथ हम घुमाएंगे तो कभी हाथ मेरा ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा, तो
अरेंजमेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी अभी भी मेरा वही कनेक्ट है जहां पहले कनेक्ट था, लेकिन अभी मेरा हाथ ऊपर घुमाने के बाद हाथ नीचे हो गया। तो कनेक्टिविटी मेरा सेम बट अरेंजमेंट डिफर कहलाएगा स्टीरियो। लेकिन कनेक्टिविटी ही अगर डिफरेंट हो जाए, हाथ यहां से हटा के पैर के पास लगा देंगे, मतलब कनेक्टिविटी क्या हुआ, डिफरेंट हो गया, तो वो हो गया स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल स्टीरियो में डिफरेंस आपको समझ में आया। फिर आ जाएंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल के टाइप्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली में कैसे कंडीशंस देखेंगे, कहां कहां कंडीशंस होता है। बहुत सारा कंडीशंस आपको पता है, कुछ कंडीशंस आपको नहीं पता है, वो सारे कंडीशंस को हम देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू देखते हुए निकलेंगे, तब आपको ज्योमेट्रिकल का कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं अटकेगा। तो हम लोग अब ज्योमेट्रिकल को डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां होता है, कंडीशनल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो हम लोग जानते हैं कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां कैसे कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो हम ये जानेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां होता है। तो हम लोग जानेंगे सी डबल बॉन्ड सी में, सी डबल बॉन्ड एन में, एन डबल बॉन्ड एन में, ठीक है, साइक्लो अल्केन में, साइक्लो अल्केन में, ठीक है, फिर साइक्लो अल्कीन में, साइक्लो अल्कीन में, फिर से अगर हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग ले सकते हैं क्या, तो साइक्लो अल्केन हो गया, साइक्लो अल्कीन हो गया, फिर हम लोग ले सकते हैं एलीन में, ठीक है, फिर हम ले सकते हैं एस्पाइरो में, फिर हम लोग ले सकते हैं बाइफिनाइल में। इतनी जगह हम लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, अल्कीन में सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन की बात करेंगे तो ये होता है मेरा इमाइन सिस्टम। अगर आपको याद होगा जब हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन पढ़ा था तो याद तो जब हम लोग यहाँ पर सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH तो ऑक्साइन होता था, फिर 6 बेस आता था, 2,4-DNP हाइड्राजोन बनता था, याद आ रहा होगा आपको। तो ये मेरा इमाइन हुआ। ये जो कहलाता है एन डबल बॉन्ड एन, ये होता है एजो कंपाउंड। आपको याद आ रहा होगा जब हम लोग कपलिंग रिएक्शन पढ़े थे, याद करो, तो एजो कपलिंग करके हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग एमाइन पढ़े थे, याद आ रहा होगा। एक बार एसिडिक मीडियम में, एक बार बेसिक मीडियम में, एक बार 7 से कम, एक बार 7 से ज्यादा, याद कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एन वाले केस में, एन डबल बॉन्ड एन वाले केस में। एक बार साइक्लो अल्कीन में भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, साइक्लो अल्कीन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एलीन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एस्पाइरो में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और बाइफिनाइल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। इस 8 कंडीशंस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। हम लोग एक एक कंडीशंस को लेके निकलेंगे, जो इजी है उसका छोटा मोटा एग्जांपल करके निकल जाएंगे, जो आपके लिए नया है वहां पे रुकेंगे और वहां पे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहला सी डबल बॉन्ड सी यानी कि अल्कीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग अल्कीन पे चले तो कैसे होगा वो देखना, सब नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले अल्कीन देखेंगे, फिर सी डबल बॉन्ड एन देखेंगे, फिर एन डबल बॉन्ड एन देखेंगे, फिर साइक्लो अल्कीन देखेंगे, फिर साइक्लो अल्कीन देखेंगे, फिर हम लोग एस्पाइरो देखेंगे, फिर एलीन देखेंगे और देन बाइफिनाइल देखेंगे। इतना हम लोग कंडीशंस देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कीन की। सबसे पहले बात करेंगे अल्कीन की। तो अल्कीन कब होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पता है, सी डबल बॉन्ड सी, ये मेरा अल्कीन है, यहाँ पर X, यहाँ पे Y, यहाँ पर A, यहाँ पर B। कंडीशन X इज नॉट इक्वल टू Y, A इज नॉट इक्वल टू B, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो यार सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी है, अब जहां सी डबल बॉन्ड सी होगा वहीं पर देखो तो इस कार्बन के पास एक H है और एक CH3 है, इस कार्बन के पास दोनों का दोनों H है। अब बताओ ऊपर नीचे सेम नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम नहीं होना चाहिए। इस दोनों को सेम कर सकते हैं, इस दोनों को भी सेम कर सकते हैं, इस दोनों को भी सेम कर सकते हैं, बट एक तरफ वाला दोनों ग्रुप कभी भी सेम नहीं होगा। बताओ ये ऊपर नीचे सेम हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम लोग आ जाते हैं सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, अब बताओ यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, क्या ये दोनों डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? आपको यहाँ से दूर से ही दिख रहा है, इस कार्बन के पास दोनों का दोनों H, यानी कि यहाँ ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इस सी डबल बॉन्ड सी के पास एक H और एक इथाइल, दोनों अलग अलग, इस सी के पास भी एक H और एक ये पूरा ग्रुप, दोनों अलग अलग, यानी यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड
अब ये याद रखना, कभी भी डबल बॉन्ड कितना भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि सारा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये सब आपको आता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यहाँ ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो अल्कीन वाले केस में आपको पता है, अगर हम लोग बोल देंगे यहाँ सिस क्या होगा, अगर ये सब नहीं पता है तो मूर्ख हो। अगर हम बोलेंगे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, क्या ये मेरा ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और ये मेरा सिस क्या ट्रांस, हम बोलेंगे सिस, वही सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, मेरा ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा? अरे यार दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सिस या ट्रांस, आप बोलोगे सर ये ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अल्कीन वाले केस में बहुत दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग अल्कीन से आते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग सी डबल बॉन्ड सी से आगे बढ़ के चलते हैं सी डबल बॉन्ड एन की तरफ। ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन की तरफ। अब सी डबल बॉन्ड एन में केस में देखेंगे कब ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो हम लोग अगर सेकेंड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड एन। सी डबल बॉन्ड एन को हम लोग बोलते हैं इमाइन सिस्टम। सी डबल बॉन्ड एन को हम लोग बोलते हैं इमाइन सिस्टम। अब देखो इस एन के पास एक लोन पेयर होगा और लोन पेयर को हम लोग एज अ स्यूडो एटम कंसीडर करते हैं। लोन पेयर को हम लोग एज अ स्यूडो एटम, एक्चुअली में वो एटम नहीं है बट हम एटम की तरह उसको बिहेव करेंगे, तभी तो वो मेरा यार दो अलग अलग ग्रुप शो करेगा वहां पे। जैसे सी डबल बॉन्ड एन, इस एन के पास एक लोन पेयर, यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये दोनों तो सेम कभी होगा ही नहीं, तो बोलेंगे यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लेंगे यहाँ पर सी डबल बॉन्ड और यही अगर यहाँ पर वाई होता है, यहाँ भी वाई होता तो हम बोलते ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्लियर, यहाँ पर आप एच ले लो, यहाँ लोन पेयर है तो भी मेरा ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो सी डबल बॉन्ड एन को हम लोग बोलते हैं इमाइन सिस्टम। और वही जब मेरा सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओएच ग्रुप हो जाएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑक्जाइन सिस्टम। आपको याद आ रहा होगा, सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओएच, इस ग्रुप को हम लोग बोल देंगे ऑक्जाइन सिस्टम। तो यहाँ पर अगर ले लेंगे सी डबल बॉन्ड एन, इस एन के पास एक लोन पेयर, यहाँ पर एक ओएच, यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पर एक वाई और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो बताओ ये दोनों सेम नहीं है, एक लोन पेयर एज अ स्यूडो एटम की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ओएच दोनों सेम नहीं है, तो बताओ ये मेरा कौन सा केस? तो हम बोलेंगे ये वाला मेरा ऑक्जाइन वाला कंडीशन आ गया। ठीक है, इमाइन में ही आपका ऑक्जाइन वाला कंडीशन कब होगा? जब एन के साथ OH लग जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप को, जब सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप को हाइड्रोक्साइल एमाइन NH2OH के साथ रिएक्शन करवाया था तो वहां बना था सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, जब हम लोगों ने अमोनिया एंड डेरिवेटिव को जब अल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था, जनरली अल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करवाया था, तो यहाँ पर ये ऑक्जाइन वाला कंडीशन है। तो सी डबल बॉन्ड एन वाले में कब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा वो आपको समझ में आया। सी डबल बॉन्ड एन वाले को सिस्टम को बोलते हैं इमाइन सिस्टम, और जब इस एन के साथ OH लग जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑक्जाइन सिस्टम। तो ये ऑक्जाइन मेरा ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? हम बोलेंगे बिल्कुल कर रहा है। ये मेरा इमाइन मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल करेगा। अगर आ जाओ यहाँ पर सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर ले लेते हैं एक OH, यहाँ पर ले लेते हैं एक लोन पेयर, यहाँ पर ले लेते हैं अगर CH3, यहाँ पर ले लेंगे Cl, बोलेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये मेरा इमाइन के कौन सा कंडीशन है? हम बोलेंगे इमाइन का ये ऑक्जाइन वाला कंडीशन है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड एन के साथ OH लगा है, यानी ऑक्जाइन वाला कंडीशन है। और ये मेरा ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा? आप बोलोगे सर ये ऑक्जाइन वाला कंडीशन भी है और ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। वही अगर यहाँ CH3 यहाँ भी CH3 हो जाता तो मेरा ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। तो हम लोग सी डबल बॉन्ड सी पढ़े, सी डबल बॉन्ड एन पढ़े, सी डबल बॉन्ड एन में इमाइन वाला भी केस देखे और ऑक्जाइन वाला भी केस देखे। इमाइन कब बोलेंगे? जब सी डबल बॉन्ड एन होगा। ऑक्जाइन कब बोलेंगे? जब सी डबल बॉन्ड एन के साथ OH अटैच रहेगा। जब हम लोग सी डबल बॉन्ड एन को रिएक्शन करवाते हैं NH2OH, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल एमाइन, बहुत बच्चे को ये याद होगा और कुछ बच्चे इस सेक्शन में ऐसे हैं जिनको ये याद रहता है। ठीक है, रिएक्शंस की बात करेंगे तो, कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो अभी भी बच्चे को याद होगा, होपफुली कह सकते हैं यार, श्योर नहीं कर सकते। ये चीज ऐसा है कि हम श्योर नहीं कह देंगे कि यार हर बच्चे को याद होगा या इसी बच्चे को याद होगा ही। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यार ऑक्जाइन वाला कंडीशन में कब ऑक्जाइन होगा, कब ज्योमेट्रिकल शो करेगा। इमाइन वाले कंडीशन में कब ज्योमेट्रिकल शो करेगा? तो हम लोगों ने दो कंडीशन अभी तक देखा, एक अल्कीन वाला देखा और एक इमाइन वाला देखा। इमाइन में ही ऑक्जाइन देखा। ऑक्जाइन कब? जब एन के साथ OH लगा रहेगा। इमाइन कब? जब एन के पास लोन पेयर और कोई एक दूसरा ग्रुप रहेगा। इमाइन वाला कंडीशन देखा, अल्कीन वाला कंडीशन देखा। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से जब हम लोग एक बार देख लिए अल्कीन वाला कंडीशन, एक देख लिए हम लोग इमाइन सिस्टम में भी हम लोग देख लिए ऑक्जाइन वाला भी। अब हम लोग सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग जाते हैं एन डबल बॉन्ड एन के तरफ।
एन डबल बॉन्ड एन के तरफ। हम लोगों ने पढ़ा है सी डबल बॉन्ड सी में होता है, सी डबल बॉन्ड एन में होता है, एन डबल बॉन्ड एन में होता है। तो हम लोगों ने तीसरा कंडीशन यहाँ पे जाना, जहां पर एन डबल बॉन्ड एन में भी आपका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एजो कंपाउंड। इसको हम लोग बोलते हैं एजो कंपाउंड। यहाँ पे कब होगा, तो इस एन के पास की लोन पेयर, इस एन के पास की लोन पेयर। अब बताओ यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन होगा, इसके पास तो एक लोन पेयर यहाँ पर एक्स, इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पर एक्स। बताओ यार ये दोनों सेम तो होगा नहीं, ये दोनों सेम तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ये कौन सा ग्रुप, तो हम बोलेंगे ये एजो ग्रुप है। एजो ग्रुप क्या होता है, जब एन डबल बॉन्ड एन बनता है तो उसको बोलते हैं एजो ग्रुप। अब इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच रहे इसको बोलेंगे हम लोग एजो कंपाउंड। तो वो था इमाइन सिस्टम, जब सी डबल बॉन्ड एन था तो हम बोलेंगे ये इमाइन था, सी डबल बॉन्ड एन के साथ OH था हम बोलेंगे ऑक्साइन था, और यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन आया इसको हम लोग बोलेंगे एजो कंपाउंड। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। वही अगर इनिशियल टाइम में ये सब बताते आपको समझ में नहीं आता, या हो सकता है आपको याद करना पड़ जाता, लेकिन अभी आपको एकदम सिंपल से याद होता रहेगा कि ये मेरा एन डबल बॉन्ड है, ये मेरा एजो कंपाउंड होता है, सी डबल बॉन्ड एन है, ये मेरा इमाइन सिस्टम है, सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH है, ये मेरा ऑक्साइन सिस्टम है। तो यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन में लोन पेयर जो होता है वो मेरा स्यूडो एटम की तरह, स्यूडो एटम की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों सेम होगा नहीं, ये दोनों सेम होगा नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, एजो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये दोनों लोन पेयर अगर सेम साइड में है तो हम लोग इसको बोलेंगे सिन, और जब अपोजिट साइड में होगा तो हम बोलेंगे एंटी। आपको याद होगा हम लोगों ने 3 नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, सिस ट्रांस EZ और सिन एंटी। सिस ट्रांस का पढ़ा था जब सी डबल बॉन्ड सी वाला केस, सिन एंटी का पढ़ा था जब लोन पेयर वाला कंडीशन आएगा, यानी सी डबल बॉन्ड एन में या एन डबल बॉन्ड एन में। और हम लोगों ने जब एंटी ये EZ का पढ़ा था जब दोनों ग्रुप जो होगा वो अगर प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होगा तब E और Z के बेसिस पे निकालते हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पे, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 कंडीशन अभी तक देखा, पहला सी डबल बॉन्ड सी, दूसरा सी डबल बॉन्ड एन, तीसरा एन डबल बॉन्ड एन। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं और वो जाते हैं रिंग में, और वो होता है साइक्लो अल्केन वाला कंडीशन। और साइक्लो अल्केन के कंडीशन में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग चौथा कंडीशन जानते हैं, साइक्लो अल्केन वाला। साइक्लो अल्केन वाला, साइक्लो अल्केन में कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करता है शो, रिंग के केस में कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो ध्यान दीजिएगा। साइक्लो अल्केन में तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जब उस रिंग में कम से कम 2 कार्बन ऐसा होगा जिसके पास 2 अलग अलग ग्रुप होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 3 कार्बन का रिंग है, ये मेरा साइक्लोप्रोपेन हुआ, ये मेरा साइक्लोप्रोपेन हुआ। अब बताओ ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा? क्या इसके किसी भी कार्बन के पास 2 ग्रुप डिफरेंट है? इस कार्बन के पास दोनों का दोनों H, इस कार्बन के पास दोनों का दोनों H, इस कार्बन के पास दोनों का दोनों H, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग 3 कार्बन का रिंग लेते भी हैं और यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं तो दूसरा मेरा क्या होगा H, मतलब इस कार्बन के पास 2 एटम और ग्रुप डिफरेंट है। एक और कार्बन ऐसा ढूंढो, जब कभी भी रिंग में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवाना होगा तो उस रिंग के कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिस 2 कार्बन के पास 2 एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। तो बताओ यार इस रिंग में एक कार्बन तो मिल गया जिसके पास 2 एटम और ग्रुप डिफरेंट है। अब उसी रिंग में एक और कार्बन ऐसा ढूंढो जिसके पास 2 एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। तो इसके पास बताओ दोनों का दोनों H, मतलब दोनों ग्रुप सेम हो गया, ये काम नहीं किया। इसके पास भी दोनों का दोनों H, मतलब यहाँ भी दोनों ग्रुप सेम हो गया, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड में भी शो नहीं करेगा। यार यहाँ पर एक ही कार्बन ऐसा मिला जिसके पास 2 एटम और ग्रुप क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। हम बोले हैं साइक्लो अल्केन के केस में कम से कम 2 कार्बन आप ऐसा ढूंढो जिसके पास 2 एटम और ग्रुप डिफरेंट होगा। क्लियर? हाँ, H भी चलेगा, H भी तो यार एटम ही है। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर मान लो हम लोग 4 कार्बन का रिंग लेते हैं, एक यहाँ पर Cl ले लेते हैं और एक यहाँ पर Br ले लेते हैं। अब बताओ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? आप देखो इस कार्बन के पास एक Cl है तो दूसरा कुछ नहीं तो क्या है, H है। इसका मतलब इस कार्बन के पास 2 एटम और ग्रुप डिफरेंट है, मतलब एक कार्बन हमको मिल गया। अगर इस रिंग में एक और कार्बन ऐसा मिल जाए जिसके पास 2 एटम और ग्रुप डिफरेंट हो, उस साइक्लो
अल्कीन को हम लोग बोल देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। बताओ यार, इस कार्बन के पास दोनों का दोनों H, ये बेचारा कार्बन धोखा दे गया। इस कार्बन पे आ जाओ, एक ब्रोमीन है, दूसरा क्या होगा हाइड्रोजन, मजा आ गया। एक ब्रोमीन दूसरा हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन भी वैसा ग्रुप, वैसा ही कार्बन है जैसा हम लोग ढूंढ रहे हैं। जैसा ये कार्बन दिखा वैसा ही ये कार्बन दिखा। इस कार्बन के पास भी दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन के पास भी दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट, मतलब मजा आ गया। जब कभी भी आपको साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ढूंढना है, उस साइक्लोअल्केन में दो कार्बन, कम से कम दो कार्बन आप ऐसा ढूंढो जिस दो कार्बन के पास दोनों एटम और ग्रुप क्या हो डिफरेंट हो। इस रिंग में हमको कोई कार्बन ऐसा नहीं मिला, इस रिंग में हमको सिर्फ एक कार्बन मिला जिसके पास दो एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। लेकिन हम लोग को खोजना कितना कार्बन है रिंग में, दो कार्बन मिनिमम जिसके पास दो एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। इस रिंग में आ जाओ, इस रिंग में यार इस कार्बन के पास दोनों का दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास दोनों का दोनों हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के साथ हमको कोई साथ नहीं मिला। बट यार इस कार्बन के पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट और इस कार्बन के पास भी दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट। किसी भी साइक्लोअल्केन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए उसके पास दो कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके पास दो एटम और ग्रुप डिफरेंट है। इस साइक्लोअल्केन में दो कार्बन ऐसा है जिसके पास दो दो एटम और ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब ये कंपाउंड मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्लियर? और भी क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पर और भी डिस्कस करते हैं। क्लियर हो रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल समझो, साइक्लोअल्केन के केस में तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा जब उस साइक्लोअल्केन का कम से कम दो कार्बन के पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे CH3, एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे BrCH3, एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है, और बोलेंगे यार इस तीनों में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। पकड़ो, इस साइक्लोअल्केन में इस कार्बन के पास दूर से ही दिख रहा है एक CH3, तो दूसरा H होगा। मतलब इस ये कार्बन मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करवाने में साथ देगा या नहीं देगा? हम बोलेंगे बिल्कुल देगा। एक कार्बन हमको मिल गया। क्या इस रिंग में कोई और एक कार्बन ऐसा है जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है? हम बोलेंगे यार दूर से ही दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि इसके पास भी दोनों का दोनों हाइड्रोजन, इसके पास भी दोनों का दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन। इसका मतलब इस रिंग में सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है जिसके पास दो एटम और ग्रुप डिफरेंट है। और हम लोगों को साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करवाने के लिए कम से कम उस रिंग में दो कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप क्या हो डिफरेंट हो। इसका मतलब इस साइक्लोपेंटेन वाले केस में यहाँ पर एक कार्बन के पास तो दो एटम और ग्रुप डिफरेंट है और हम लोग को चाहिए दो कार्बन, नहीं मिला, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ आ जाओ, इस कार्बन के पास एक Br है तो दूसरा H है, मतलब ये कार्बन हम लोग को साथ देगा, ये कार्बन साथ नहीं देगा। ये कार्बन के पास एक CH3 है तो दूसरा H, यानी यहाँ भी दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट मिल गया। यहाँ भी इस कार्बन के पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट, इसी रिंग के इसी कार्बन के पास भी दो एटम और ग्रुप डिफरेंट। मतलब इस साइक्लोहेक्सेन वाले रिंग में दो कार्बन हम लोग को ऐसा मिल गया जिसके पास दो एटम और ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब ये कंपाउंड मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए, इस कार्बन के पास एक इथाइल तो दूसरा हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पर दो एटम और ग्रुप डिफरेंट मिल गया। इस रिंग में और एक कार्बन ढूंढो जिसके पास दो एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। यहाँ पर हमको दूर से ही दिख रहा है एक Br और एक H, यानी कि यहाँ भी हमको दो दो कार्बन ऐसा मिल गया जिसके पास दो एटम और ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ भी शो कर गया, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस साइक्लोअल्केन वाले केस में। चलिए देखते हैं। साइक्लोअल्केन की कंडीशन में यहाँ पर दिया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बताना है कहाँ शो करेगा कहाँ शो नहीं करेगा। यहाँ बताओ, इस साइक्लोअल्केन में इस कार्बन के पास एक Et है एक H है, यहाँ पर दो ग्रुप डिफरेंट मिल गया। एक और कार्बन ढूंढो, कहीं नहीं दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पर इस कार्बन के पास एक CH3 एक H, इसके पास एक CH3 एक H, इसका मतलब यहाँ पर आपको दो कार्बन ऐसा मिल गया जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यहाँ वाले पे आ जाओ, इस कार्बन के पास एक Me तो एक H, इसके पास एक Me तो एक H, यहाँ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इस कंपाउंड में शो करेगा। इस कार्बन में आ जाओ, यहाँ पर एक Cl एक H, बाकी सारे कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम। तो यहाँ इस रिंग में सिर्फ एक कार्बन मिला जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप
डिफरेंट है। हम लोग को किसी भी साइक्लोअल्केन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करवाने के लिए उसमें कम से कम 2 कार्बन आप ऐसा ढूंढो जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इस रिंग को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करवाएंगे। रीजन है कि इस रिंग में एक ही कार्बन ऐसा है जिसके पास 2 एटम और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। आ जाओ यार, इसमें यहाँ पर इस कार्बन के पास एक Br और एक H, यहाँ पर दोनों क्या है, डिफरेंट। इसके पास तो दोनों H, यहाँ पर एक Cl है तो ये क्या है, H है, यहाँ दोनों एटम और ग्रुप क्या, डिफरेंट। तो ये बताओ यार, इस रिंग में 2 कार्बन ऐसा मिल गया जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। आगे आ जाओ, इस कार्बन के पास एक CH3, दूसरा भी CH3, मतलब ये कार्बन कोई काम का नहीं है। इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन, मतलब इस साइक्लिक रिंग में कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर तो एक भी कार्बन नहीं मिला और हमको एक कार्बन से काम भी नहीं चलता। हमको मिनिमम 2 कार्बन ऐसा ढूंढना होगा जिस साइक्लोअल्केन को जीआई शो करवाना है, उस साइक्लोअल्केन में कम से कम 2 कार्बन आप ऐसा ढूंढो जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर तो एक भी ऐसा नहीं मिला तो जीआई शो नहीं करेगा। इस वाले में आ जाओ, इस कार्बन का तो शो नहीं करेगा। रीजन है कि यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, मतलब ये कार्बन काम का नहीं। ये कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी दोनों हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ एक Cl और एक H, दोनों ग्रुप डिफरेंट। यहाँ एक Br और एक H, दोनों ग्रुप डिफरेंट। इस रिंग में 2 कार्बन ऐसा मिल गया जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। आ जाओ इस पे, यहाँ पर एक Cl और एक H, यहाँ पर एक Cl और एक H, दोनों डिफरेंट, यहाँ भी दोनों डिफरेंट। इस रिंग में भी 2 कार्बन ऐसा मिल गया जिसके पास 2 एटम और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर इस कार्बन के पास दोनों का दोनों CH3, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब ये कार्बन मेरा काम का नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, एक CH3 और एक H, ये काम का तो है लेकिन इस रिंग में सिर्फ यही एक कार्बन काम का है और हमको एक कार्बन से काम नहीं चलेगा। हमको किसी भी साइक्लोअल्केन को ज्योमेट्रिकल शो करवाने के लिए उसमें कम से कम 2 कार्बन आप ऐसा ढूंढो जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। यहाँ पर ऐसा नहीं मिला क्योंकि एक कार्बन तो मिला लेकिन दूसरा कार्बन नहीं मिला, जिस कारण से ये मेरा जीआई शो नहीं करेगा। ये मेरा जीआई शो नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस लिख लो और उसका आप देखना, फिर प्रैक्टिस करके आपका कॉन्सेप्ट साइक्लोअल्केन वाले में क्लियर करेंगे। और भी हम लोग 7-8 क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको थोड़ा उसके लेवल को बढ़ाते हैं साइक्लोअल्केन वाले में। आप देखोगे यहाँ पर इस रिंग में हमको ढूंढना होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, तो जब C डबल बॉन्ड C आता है तो आपको उसमें भी तो चेक करना होता है जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। मतलब इस कंपाउंड में बात करेंगे तो बताओ इस रिंग में कोई 2 कार्बन ऐसा है जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है। ये कार्बन तो यार इसके पास 2 एटम और ग्रुप है ही नहीं। इस कार्बन को दोनों H, दोनों H, दोनों H, दोनों H, दोनों H, मतलब किसी भी रिंग को, किसी भी साइक्लोअल्केन के रिंग को जीआई शो करने के लिए उसके पास 2 कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट। ऐसा हमको यहाँ नहीं मिला। अब आ जाओ C डबल बॉन्ड C वाले कंडीशन में, तो इसके पास एक CH3 है तो एक यहाँ पर H है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C में इधर तो दोनों मेरा डिफरेंट मिल गया। अब इधर भी अगर डिफरेंट मिल जाएगा तो हम बोलेंगे जीआई शो करेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पे आपको जो ग्रुप मिल रहा है, क्या ऊपर भी वही ग्रुप मिल रहा है, मतलब दोनों सेम ना। अब और आगे आओ, यहाँ पर जो ग्रुप मिल रहा है इधर से जाओगे तो यहाँ भी वही ग्रुप मिलेगा, मतलब यहाँ दोनों भी सेम ना। और आगे बढ़ो, यहाँ से भी आगे बढ़ो, फिर वही मिल जा रहा है, मतलब इधर आपको सेम एटम ग्रुप मिल जा रहा है और सेम एटम ग्रुप ऊपर नीचे मिलने से आपका जीआई शो नहीं करता है। रिंग में पहले ही बोल दिए जीआई शो नहीं किया। C डबल बॉन्ड C के कारण इधर शो कर सकता है लेकिन दोनों तरफ शो करेगा तभी बोलेंगे जीआई। ऊपर नीचे यहाँ डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर इधर भी CH2 ग्रुप है, इधर भी मेरा CH2 ग्रुप है। आगे बढ़े, यहाँ भी CH2 मिला, यहाँ भी CH2 मिला, और आगे बढ़ो, इधर से भी यहाँ पहुंच गए, इधर से भी यहाँ पहुंच गए, दोनों सेम हो गया। इसीलिए जीआई ना ही रिंग में हुआ ना ही डबल बॉन्ड में हुआ। ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड में आ जाओ। अब यहाँ पर आप देखो, पहले हम लोग रिंग में खोजेंगे, पहले हम लोग रिंग में खोजेंगे क्या उस रिंग में कोई 2 कार्बन ऐसा है जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है। बताओ यार, इस कार्बन के पास एक CH3 तो एक H,
यहाँ पर एक कार्बन तो मिला, और कोई कार्बन ढूंढो, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। ये काम का इसीलिए नहीं है रिंग के लिए क्योंकि ये मेरा sp2 है, इसके पास दो एटम ग्रुप होगा ही नहीं, इसलिए ये काम का नहीं। और ये तो पता चला दोनों हाइड्रोजन रख रहा है, इसीलिए रिंग में दो कार्बन हम लोग को नहीं मिला जो दोनों कार्बन दोनों ग्रुप डिफरेंट रख रहा हो, तो रिंग में दिया शो नहीं करेगा। अब आ जाओ हम लोग डबल बॉन्ड में, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे रिंग में शो नहीं किया। अब आ जाओ डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, डबल बॉन्ड में आओगे तो यहाँ CH3 तो यहाँ पर H, अब दोनों ये मेरा डिफरेंट हो गया। अब आगे बढ़ो, इधर गए तो क्या मिला CH2, इधर गए तो क्या मिला CH2, क्या कंपाउंड खत्म हो गया? आप बोलोगे नहीं, हम बोलेंगे और आगे बढ़ो, यहाँ आगे गए क्या मिला CH2, यहाँ आगे गए क्या CH2 मिल रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ तो C के साथ H और CH3 है और यहाँ CH2 है, दोनों डिफरेंट है या सेम है? आप बोलोगे सर डिफरेंट है, और हमको चाहिए भी क्या GI के लिए डिफरेंट, तो इधर भी डिफरेंट, इधर भी ऊपर नीचे डिफरेंट। यहाँ पर इस C डबल बॉन्ड C के कारण GI शो करेगा, मतलब डबल बॉन्ड में GI शो करेगा, रिंग में GI शो नहीं करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड में क्यों नहीं शो किया? क्योंकि हर जगह ऊपर नीचे सेम हो गया। यहाँ पर तो यहाँ सेम हुआ लेकिन कंपाउंड खत्म नहीं था, आगे गए यहाँ पर सेम नहीं मिला, डिफरेंट मिल गया। इस कारण से यहाँ इस डबल बॉन्ड के कारण GI शो कर गया, लेकिन इस रिंग में दो कार्बन हम लोग को ऐसा नहीं मिला जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो, इस कारण से रिंग में GI शो नहीं किया। इसका मतलब इस कंपाउंड में आपको समझ में आया, GI शो करेगा लेकिन रिंग में नहीं, डबल बॉन्ड में। क्लियर? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं तो कार्बन, इस कार्बन के पास दोनों का दोनों हाइड्रोजन, जैसे ही ऊपर नीचे से डबल बॉन्ड के बारे में सोचना भी नहीं है, डबल बॉन्ड में सीधा काट दो। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में दोनों ऊपर दोनों कार्बन के पास ऊपर नीचे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ तो यार दोनों H है, यानी डबल बॉन्ड यहाँ शो नहीं करेगा। अब आ जाओ हम लोग रिंग में, रिंग में क्या दो कार्बन ऐसा दिख रहा है जिसके पास दो एटम और ग्रुप डिफरेंट हो? यहाँ पर एक CH3 एक H, यहाँ पर एक CH3 एक H, दोनों ग्रुप डिफरेंट, दोनों ग्रुप डिफरेंट, रिंग में GI शो करेगा। इस बार डबल बॉन्ड में नहीं सर करेगा, रिंग में करेगा। आगे बढ़ो, यहाँ आते हैं, फिर से यहाँ कार्बन, फिर से यहाँ दोनों हाइड्रोजन, फिर से डबल बॉन्ड में GI शो नहीं करेगा। आ जाओ रिंग में, रिंग में इस कार्बन के पास तो एक CH3 है, एक H है, मतलब एक कार्बन तो मिला, बाकी कोई कार्बन ऐसा है ही नहीं जो इसको साथ दे और GI बना दे रिंग में, तो डबल बॉन्ड में भी नहीं करेगा और रिंग में भी नहीं करेगा। रिंग में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिंग में होने के लिए कम से कम दो कार्बन ऐसा ढूंढो जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। यहाँ एक मिला, दूसरा नहीं मिला, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। यहाँ बोलोगे सर आप क्यों नहीं देख रहे हैं? हम बोलेंगे यार इसके पास दो एटम और ग्रुप कभी होगा, ये तो यार sp2 है और sp2 कार्बन कभी भी दो ग्रुप नहीं रखता है, इस कारण से हम इसको चेक भी नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड में क्यों नहीं हुआ? हम बोलेंगे यार इस कार्बन के पास दोनों का दोनों हाइड्रोजन, कभी भी C डबल बॉन्ड C में जब हम लोग पढ़े तो ऊपर नीचे ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड में भी शो नहीं करेगा, रिंग में भी शो नहीं करेगा। आगे बढ़ो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C आया, अगर C डबल बॉन्ड C आया तो इस रिंग में पहले देखो तो रिंग में तो सारा कार्बन सेम एटम और ग्रुप रख रहा है, मतलब रिंग में शो नहीं करेगा, रिंग में शो नहीं करेगा। अब आ जाओ डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड की बात करेंगे, C डबल बॉन्ड C के पास एक CH3 तो दूसरा क्या H, दोनों ग्रुप डिफरेंट। इधर रिंग में आओ C के साथ, तो इधर मेरा क्या मिला CH2, इधर मेरा क्या मिला CH2, और आगे बढ़ो क्या मिला CH2, इधर भी गए क्या मिला CH2, यानी ऊपर नीचे हर जगह क्या मिला सेम मिला। तो इधर तो दोनों ग्रुप डिफरेंट मिला लेकिन इस कार्बन के ऊपर नीचे ग्रुप सेम मिल गया, इस कारण से यहाँ डबल बॉन्ड में भी GI शो नहीं करेगा। क्लियर? आगे बढ़ो, क्या हम लोग का यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, हम लोग रिंग में आ जाएंगे, रिंग में आ जाएंगे तो बताओ यार इस कार्बन के पास एक D और एक H, दोनों ग्रुप डिफरेंट, दोनों एटम डिफरेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ट्राइटियम और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये दोनों भी डिफरेंट। इस रिंग में दो कार्बन ऐसा मिल गया जो दो ग्रुप को डिफरेंट कंटेन कर रहा है, मतलब कह सकते हैं यहाँ GI शो करेगा। किसमें? तो एक रिंग ही तो है, डबल बॉन्ड कहाँ है यार? क्लियर? फिर आ जाओ आगे, यहाँ पर बात करेंगे C डबल बॉन्ड C में, यहाँ पर भी CH3, यहाँ भी CH3, रिंग में डबल बॉन्ड में GI शो नहीं करेगा। इस रिंग में एक CH3 है, एक H है, यहाँ भी CH3 है और एक H है, दो कार्बन ऐसा मिल गया जो दो ग्रुप को डिफरेंट रख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिंग में शो करेगा, सॉरी रिंग में शो करेगा, डबल बॉन्ड में शो नहीं करेगा। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड C में, इसके पास एक CH3 है और एक मेरा H है,
पहले डबल बॉन्ड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो ऊपर नीचे डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। इधर आओ, यहाँ भी एक CH3 और एक H, नीचे भी एक CH3 और एक H, मतलब दोनों सेम। आगे बढ़ो, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी दोनों सब हो जाएगा, मतलब इधर से सब सेम, इधर डिफरेंट, मतलब डबल बॉन्ड में शो नहीं करेगा। अब आ जाओ आप लोग रिंग में। तो रिंग में दो कार्बन तो ऐसा है ही जिसके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब रिंग में Gi शो करेगा, रिंग में Gi करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड में Gi शो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड में क्यों नहीं करेगा ये आपको समझ में आ रहा है। तो कभी भी आपको रिंग के साथ डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट होगा तो ये साइक्लो अल्कीन नहीं हुआ बाबू, ये साइक्लिक रिंग से बाहर डबल बॉन्ड है, साइक्लिक रिंग से बाहर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग साइक्लो अल्कीन में ही रखेंगे। ये जो ग्रुप है इसको मिथाइलिन बोलते हैं, CH2 वाला। तो ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर या बाहर, रिंग के बाहर, इसलिए ये साइक्लो अल्कीन नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट साइक्लो अल्कीन में आता है। क्लियर? आपको रिंग में और डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कभी भी आपको रिंग में Gi शो करवाना होगा, आप रिंग में दो कार्बन ऐसा ढूंढो जो, लेकिन वो दोनों कार्बन के पास दो ग्रुप होना चाहिए, मतलब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और वो दोनों दो कार्बन ऐसा मिल गया जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे यार वो रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगा। और C डबल बॉन्ड C वाला कंडीशन तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, साइक्लो अल्कीन के बाद साइक्लो अल्कीन में हम लोग इन करेंगे। चलिए, साइक्लो अल्कीन के बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में जाते हैं, जो कि मेरा साइक्लो अल्कीन है, जो कि मेरा साइक्लो अल्कीन है। साइक्लो अल्कीन में, साइक्लो अल्कीन कहने का मतलब एक रिंग हुआ और उस रिंग में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। अगर दो होता तो साइक्लो अल्फा डाइईन बोलते, इसलिए सिर्फ साइक्लो अल्कीन बोल रहे हैं। साइक्लो अल्कीन में बस ये याद रखना, साइक्लो अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 7 कार्बन के रिंग तक, 7 कार्बन के रिंग तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। 7 कार्बन के रिंग तक, यानी कि आप 3 कार्बन का रिंग ले लो, एक डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा, 4 कार्बन का रिंग ले लो, डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा, 5 कार्बन का रिंग ले लो, डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा, 6 कार्बन का रिंग ले लो, डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा, 7 कार्बन का ले लो, डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 7 कार्बन का भी Gi शो नहीं करेगा। मतलब आप ये साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन तक आपका Gi शो नहीं करेगा। तो हम लोग बोलेंगे साइक्लोऑक्टीन में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू हो जाएगा। मतलब बोलेंगे अगर ऐसा कुछ, ये मेरा हो गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम बोलेंगे ये मेरा साइक्लो ऑक्टीन है, और यहां से Gi शो हो जाएगा शो। ठीक है? अगर 9 कार्बन का रिंग ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, एक 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो यहां पर अगर रहेगा और यहां पर कहीं डबल बॉन्ड होगा तो हम बोलेंगे यहां पर भी मेरा Gi शो करेगा। ठीक है? तो कभी भी आपका 9 कार्बन में रहेगा डबल बॉन्ड तो आपका Gi शो करेगा, 8 कार्बन में रहेगा डबल बॉन्ड तो मेरा Gi शो करेगा, 7 कार्बन के रिंग तक साइक्लो अल्कीन वाले कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बस आप इतना दिमाग में बैठा लो। मतलब साइक्लो अल्कीन का जब भी कंडीशन आएगा तो पहले देखो कि कितने कार्बन का रिंग है, क्या 7 कार्बन तक ही रिंग है, क्या 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 6 कार्बन का, 7 कार्बन का रिंग है, तो हम साइक्लो अल्कीन में सीधा बोलेंगे Gi शो नहीं करेगा। 8 कार्बन वाले में Gi शो करेगा, 9 कार्बन वाले में भी Gi शो करेगा, 10 कार्बन वाले में भी Gi शो करेगा। अगर मान लो कुछ ऐसा है, ये है, तो हम बोलेंगे ये मेरा 10 कार्बन का चेन है, तो हम बोलेंगे यहां पर मेरा Gi शो करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, ये भी मेरा Gi शो करेगा। ठीक है? तो कभी भी हम बोलेंगे 7 कार्बन के रिंग तक
साइक्लोअल्कीन में जीआईएसओ नहीं करेगा, 8 में करेगा, 9 में करेगा, 10 में करेगा, ये सब सारे कंडीशन में जीआईएसओ करेगा। ठीक है, तो साइक्लोअल्कीन वाला कंडीशन समझ में आया, साइक्लोअल्कीन वाला समझ में आया। साइक्लोअल्कीन में 7 कार्बन मेंबर तक जब भी कभी आपका साइक्लोअल्कीन मिलेगा वहां जीआईएसओ नहीं करेगा, 8 से आपका जीआईएसओ करना शुरू कर देगा। क्लियर? हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए, साइक्लोअल्कीन वाला अगर आप कंडीशन देखिएगा तो कैसे आपका जीआईएसओ करेगा वो देखो। यहाँ पे आपका वो जो हम पिछला कंडीशन 9 कार्बन का देखे थे, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरा साइक्लो 9 कार्बन का रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर जीआईएसओ आपका करेगा। यहाँ पर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है। ठीक है, तो इस साइक्लोअल्कीन में नहीं करेगा। अब इस रिंग में कोई 2 कार्बन ऐसा है, 6 कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का हो गया तो जीआईएसओ नहीं करेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हो गया, जीआईएसओ नहीं करेगा। 6 कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हो गया, जीआईएसओ करेगा। अब लोग फंस गए, जीआईएसओ करेगा, यहाँ सो नहीं करेगा, यहाँ सो नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर तीनों तो 6 कार्बन का ही रिंग है, तीनों तो साइक्लोहेक्सीन का ही कंडीशन है, तब सर क्यों ये करेगा और ये दोनों नहीं करेगा? चलिए, ये आपका हम बात मान गए कि आप 7 कार्बन से ऊपर वाले रिंग में आप बोले हो कि आप जीआईएसओ करवा दो, हम चलो मान गए कि आपका ये जीआईएसओ कर रहा है, लेकिन सर ये करेगा तो तीनों नहीं करेगा, तो सर आप इस दोनों को नहीं करवा रहे हो और आप इसको क्यों करवा रहे हो? तो हम बोलेंगे सुन लो, आराम से सुनो। हम बोलेंगे यार यहाँ पर इस साइक्लोहेक्सीन के कारण जीआईएसओ नहीं कर रहा है, यहाँ भी साइक्लोअल्कीन के कारण जीआईएसओ नहीं कर रहा है, यहाँ भी साइक्लोअल्कीन के कारण जीआईएसओ नहीं कर रहा है, साइक्लोअल्कीन के कारण जीआईएसओ नहीं कर रहा है। इस रिंग में 2 कार्बन ऐसा मिल गया जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट मिल गया। अरे सुनो, कितना मजेदार क्वेश्चन मिल गया। आप गलती कर देते, साइक्लोअल्कीन के भावनाओं में बह जाते और सीधा बोलते जीआईएसओ नहीं करेगा। हम इसीलिए आपको फंसाए। हम बोलेंगे यार ये साइक्लोअल्कीन के बेसिस पे हम तो बोल दिए कि जीआईएसओ नहीं करेगा क्योंकि 6 कार्बन का रिंग है, लेकिन इसी रिंग में 2 कार्बन sp3 है और इसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है। किसी भी रिंग में 2 कार्बन अगर ऐसा मिल जाए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो तो वो जीआईएसओ करेगा। तो लेकिन डबल बॉन्ड के कारण नहीं, ये 2 कार्बन ऐसा मिल गया इस कारण से, तो यहाँ पर जीआईएसओ करेगा। आप बोलोगे सर यहाँ आ जाइए, हम बोलेंगे इसके बारे में सोचना बंद ही कर दो। क्या इस रिंग में कोई 2 कार्बन ऐसा है जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है? तो हम बोलेंगे यार इसके पास तो एक CH3 और एक H है, लेकिन और कोई कहाँ? यहाँ पर भी दोनों H, यहाँ पर भी दोनों H, ये तो sp2 काम ही का नहीं, ये तो sp2 काम का ही नहीं, और यहाँ पर भी दोनों का दोनों H। इसलिए यहाँ पर इस रिंग में कोई 2 कार्बन ऐसा नहीं है जिसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो, यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन ऐसा है, इसीलिए यहाँ पर जीआईएसओ नहीं करेगा। यहाँ तो यार देख लो, ये भी CH2 नहीं करेगा और ये तो बेचारा sp2 है, तो यहाँ पर तो 2 कार्बन ऐसा, एक भी कार्बन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन वाला कंडीशन, तो 6 कार्बन के रिंग में साइक्लोअल्कीन तो कभी जीआईएसओ करेगा ही नहीं, तो साइक्लोअल्कीन के बेसिस पे तीनों गलत, तीनों में जीआईएसओ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ रिंग के 2 कार्बन के पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट है, इस कारण के बेसिस पे यहाँ पर जीआईएसओ करेगा और इस दोनों में बाकी कंडीशन भी फुलफिल नहीं किया तो यहाँ शो नहीं करेगा। तो यहाँ जीआईएसओ कर रहा है, यहाँ जीआईएसओ कर रहा है, इस दोनों में जीआईएसओ नहीं कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट कंडीशन था हम लोग का एलीन में आ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपका है एलीन सिस्टम। एलीन क्या होता है समझिएगा। एलीन जो होता है वो क्या होता है समझिएगा कि एलीन हम लोग तभी बोलेंगे जब किसी भी कंपाउंड में लगातार डबल बॉन्ड हो, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, अ सिस्टम विच प्रेजेंट कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, इन विच प्रेजेंट कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड 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 C, इसको हम लोग बोलते हैं एलीन। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एलीन, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एलीन, ये भी एलीन, ये भी एलीन, ये भी एलीन। जैसे अगर हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये मेरा अल्टरनेटिव हो गया। और ये मेरा एलीन सिस्टम जो होता है वो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ये मेरा एलीन नहीं होगा, ये एलीन है, ये एलीन है, ये भी एलीन है।
क्लियर। अब आप एलीन वाले में सीखो कि एलीन में कब जीआईसो करेगा, कब जीआईसो नहीं करेगा। तो सुनिएगा, एलीन में जब एलीन में तो ये क्लियर हो गया कि डबल बॉन्ड लगातार ही रहेगा, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहेगा। तो एलीन के केस में जब डबल बॉन्ड इवन नंबर होगा, जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर ले लो एच, यहां पे ले लो डी, यहां पे ले लो टी, यहां पे ले लो एच, तो ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, ये दोनों भी ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों तो डिफरेंट होना ही चाहिए। जो लास्ट जो एंड पे जो कार्बन होगा उसके पास दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहां देखो डबल बॉन्ड कितना नंबर है, 2, यानी ये इवन है। तो एलीन वाले केस में जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा उस केस में जीआईसो नहीं करेगा, जीआईसो नहीं करेगा। लेकिन ऑड वाले में सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर ले लो एच, यहां पर ले लो डी, यहां पर ले लो एच, यहां पर ले लो डी। अब बताओ यहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना, 3, यहां पर हम बोलेंगे डबल बॉन्ड कितना, ऑड। तो ऑड डबल बॉन्ड जैसे ही आया तो हम बोलेंगे यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये दोनों एटम और ग्रुप यहाँ लेकिन डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट होना चाहिए। अब ये दोनों ग्रुप सेम साइड में हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग सिस। तो एलीन वाले कंडीशन में कब जीआईसो करेगा, हम बोलेंगे कंटिन्यूअस जब होता है डबल बॉन्ड उसको बोलते हैं एलीन सिस्टम। एलीन सिस्टम में जब डबल बॉन्ड इवन नंबर प्रेजेंट रहेगा तब बोलेंगे वो जीआईसो नहीं करेगा, और जब मेरा ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब बोलेंगे हम लोग जीआईसो करेगा। तो एलीन सिस्टम लिख के इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डज नॉट प्रेजेंट जीआई, और अगर हम लोग का ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो हम बोलेंगे जीआईसो करेगा। बस ये वाला ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों भी ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑड नंबर है और ये दोनों सेम हो गया तब जीआईसो नहीं करेगा। तो आप याद रखना, एलीन वाले में ऑड इवन, हमेशा इवन वाला जीआईसो नहीं करेगा, ऑड वाला जीआईसो करेगा। ऑड वाला आप देख लेना, एलीन बस याद रखना, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग एलीन सिस्टम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, सेकेंड लास्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं एस्पाइरो वाले केस में। एस्पाइरो कंपाउंड में, एस्पाइरो कंपाउंड में कब जीआईसो करेगा और कब जीआईसो नहीं करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहां पे मान लो ये H है, ये D है, ये मेरा CH3 है और ये मेरा H है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एस्पाइरो साइकिल कितना बना, आप बोलोगे सर 2। तो जब 2 बना तो ये मेरा इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब एस्पाइरो बनेगा तब मेरा जीआईसो नहीं करेगा। जैसे एलीन वाले में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर इवन था तो जीआईसो नहीं किया था। सिमिलरली एस्पाइरो वाले में अगर एस्पाइरो साइकिल 2 रहेगा या एस्पाइरो साइकिल इवन रहेगा तब मेरा जीआईसो नहीं करेगा। वही अगर हम लोग आ जाते हैं और हम लोग अगर देख लेंगे ऐसा कुछ, अगर हम लोग देखते हैं इससे थोड़ा आगे देखेंगे कुछ ऐसा, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यहाँ पर ले लेते हैं H, यहाँ पर ले लेते हैं D, यहाँ पर ले लेते हैं H, यहाँ पर ले लेते हैं D। अब देखो यहाँ पर एस्पाइरो साइकिल कितना, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब जीआईसो करेगा। यहाँ दोनों ग्रुप मेरा सेम साइड में, हम लोग इसको बोल देंगे सिस। अगर यहाँ H होता, यहाँ H होता तब बोल देते ट्रांस। तो जब एस्पाइरो साइकिल इवन रहेगा तब बोलेंगे जीआईसो करेगा। एस्पाइरो साइकिल जब इवन रहेगा हम बोलेंगे जीआईसो नहीं करेगा। इवन वाला केस बस हमेशा याद रखना, जब भी कभी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एलीन वाले में इवन रहेगा तो जीआईसो नहीं करेगा। एस्पाइरो वाले में अगर आपका एस्पाइरो साइकिल इवन रहेगा जीआईसो नहीं करेगा। ऑड वाले में जीआईसो करेगा। और ऑड वाले में देख लेना लास्ट वाले एस्पाइरो वाले कार्बन पे किधर ग्रुप है, अगर सेम साइड में तो सिस, अपोजिट साइड में तो ट्रांस। तो आपका एस्पाइरो वाला भी क्लियर। बस इवन ऑड याद रखना कि एलीन वाले में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको एलीन सिस्टम बोलते हैं। एलीन सिस्टम में अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर है तो जीआईसो नहीं करेगा। एलीन सिस्टम में अगर डबल बॉन्ड अगर ऑड नंबर है तो हम बोलेंगे जीआईसो करेगा। सिमिलरली एस्पाइरो साइकिल में भी नंबर ऑफ एस्पाइरो साइकिल अगर इवन नंबर में होगा तो हम बोलेंगे जीआईसो नहीं करेगा, और ऑड नंबर में रहेगा तो जीआईसो करेगा। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग अभी और एक देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा मेरा फिनाइल रिंग में, डाइफिनाइल वाले कंडीशन में। तो लास्ट कंडीशन डाइफिनाइल वाला चेक करते हैं। चलिए लास्ट कंडीशन जो होता है वो लास्ट कंडीशन होता है इन केस ऑफ डाइफिनाइल या इसी को बोल सकते हैं बाइफिनाइल। जैसे आप ले लो, अगर हम लोग ले लेंगे कुछ ऐसा वाला कंडीशन, ये मेरा रिंग, यहां पर एक ले लो,
ये मेरा रिंग, यहाँ पर कोई ग्रुप एक्स है, यहाँ कोई ग्रुप वाई है, यहाँ पर कोई एक्स है, यहाँ पर कोई वाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जब कभी बाइफिनाइल वाला कंडीशन आएगा तो भी देखेंगे अगर मेरा फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग अगर इवन नंबर का होगा, इवन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट रहेगा, इवन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा तो मेरा GI शो नहीं करेगा। बाइफिनाइल वाले कंडीशन में भी इवन नंबर देखना। हम लोगों ने एलीन वाले में देखा, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड वाले सिस्टम को एलीन बोलते हैं। अगर उसमें डबल बॉन्ड अगर ऑड नंबर में होगा तो हम बोलेंगे GI शो करेगा, इवन नंबर में होगा तो GI शो नहीं करेगा। फिर हम लोग एस्पायरो वाले में आ गए, एस्पायरो साइकिल में भी अगर नंबर ऑफ एस्पायरो साइकिल इवन में है GI शो नहीं करेगा, ऑड में है GI शो करेगा। सिमिलरली डाइफिनाइल या बाइफिनाइल में आ गए, अगर आपका फिनाइल रिंग इवन नंबर में है आपका GI शो नहीं करेगा। अगर आपका ऑड नंबर में है, जैसे आप ले लो ये, आप ले लो ये, आप एक और ले लो ये, यहाँ पर कोई ग्रुप Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे D, यहाँ पे T, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, तो ये वाला ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फिनाइल रिंग कितना हुआ 3, तो यहाँ पर ये क्या हुआ ऑड। अब ये ग्रुप तो अटैच रहेगा कोई ना कोई, तो ग्रुप अगर अटैच रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर GI शो करेगा, ठीक है। तो जब कभी भी कंडीशन ऐसा रहेगा, बाइफिनाइल वाला ये ऐसा कंडीशन ऐसे कभी पूछा नहीं है लेकिन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। एस्पायरो वाला कभी कभार पूछा है, आपका एलीन वाला तो पूछते रहता है, तो हम लोग बोलेंगे कि एलीन वाले में, एस्पायरो वाले में और बाइफिनाइल वाले में बस ऑड इवन याद रखो। ऑड वाले केस में, तीनों केस में GI शो करेगा, इवन वाले केस में GI शो नहीं करेगा। एस्पायरो क्या होता है, आपका एलीन क्या होता है और बाइफिनाइल क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये सारा कंडीशंस था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। फिर हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, EZ, C90 और सिस ट्रांस। सिस ट्रांस का जब ऊपर नीचे दोनों सेम साइड ग्रुप रहेगा तो सिस बोलेंगे, अपोजिट साइड रहेगा तो ट्रांस बोलेंगे, क्लियर। फिर हम लोगों ने देखा था EZ कब बोला था, जब चारों एटम ग्रुप डिफरेंट हो जाए C डबल बॉन्ड C का, तो चारों का प्रायोरिटी निकालो। अगर प्रायोरिटी सेम साइड में तो बोलेंगे Z, अगर सेम प्रायोरिटी, अगर अपोजिट साइड में सेम प्रायोरिटी होगा तब बोलेंगे E को ट्रांस के साथ कोरिलेट किए थे, E ट्रांस, और E एक याद है तो दूसरा याद रहेगा ही। और C90 तभी होगा जब लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, मतलब या तो ऑक्जैम वाला कंडीशन रहेगा ये वाला होगा, या नहीं तो आपका एजो वाला कंपाउंड रहेगा तब होगा, या नहीं तो आपका इमाइन वाला सिस्टम रहेगा तब बोल देंगे, ठीक है। तो वो C90 हो गया। अगर हम लोग अब देखें कैलकुलेशन ऑफ GI, तो कैलकुलेशन ऑफ GI में हम लोगों ने पढ़े थे कि जब सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये आपको पता है सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, तो जब आपका दोनों तरफ से नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं वो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल जब दोनों तरफ से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, क्लियर। अब सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कैलकुलेशन कैसे करेंगे GI का, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में, तो अनसिमेट्रिकल में तो हमेशा GI निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। अनसिमेट्रिकल में जब नंबरिंग हम लोग एक ही तरफ से कर सकते हैं तो नंबर ऑफ GI निकालने का फॉर्मूला होता है अनसिमेट्रिकल वाले में, अनसिमेट्रिकल वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला 2 to the power n, जहां पर n होता है नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर GI, जो मेरा GI शो करे। वैसा सारा डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे n में जो मेरा डबल बॉन्ड शो, जो मेरा GI शो करे, जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब बताओ ये डबल बॉन्ड इधर नंबरिंग तो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन, आप बोलोगे सर अनसिमेट्रिकल, नंबरिंग यहीं से करेंगे। यहाँ पर देखो तो ये मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, क्लियर। अब नंबरिंग अगर इधर से ही तो ये सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, अगर सिमेट्रिकल होता तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, तो ये मेरा अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल में नंबर ऑफ GI निकालने का फॉर्मूला कितना 2 to the power n, यहाँ पर n क्या होता है नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड, लेकिन वही डबल बॉन्ड जो GI शो करेगा ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा, ये करेगा और ये करेगा, तो n का वैल्यू बस यही दोनों डबल बॉन्ड लेंगे तो 2 का पावर 2 यानी हो जाएगा 4। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो है लेकिन ये GI शो नहीं करेगा। वही अगर सिमेट्रिकल में होता तो सिमेट्रिकल में हम लोग ऑड और इवन वाला लेते हैं, ऑड और इवन वाला लेते हैं। तो ऑड वाले में कंडीशन और इवन वाले में कंडीशन आपको याद होगा। इवन वाले में कंडीशन था 2 to the power n - 1 plus 2 to the power n by 2 - 1,
ठीक है। और इवन ऑड वाले में कंडीशन है 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by 2। ऑड वाले में याद रखना 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी इवन बनेगा और 2 से डिवाइड हो पाएगा। तो ऑड वाले में 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by 2 और इवन वाले में 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1। जहां पर n होता है नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड, बस वही डबल बॉन्ड जो GI रिस्पॉन्सिबल करेगा। तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाले केस में कैलकुलेशन हो गया GI का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी जो होगा वो ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से। ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से, क्योंकि ट्रांस का डिस्टेंस ज्यादा अपोजिट साइड सेम ग्रुप, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा रिपल्सन उतना कम, रिपल्सन जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। तो स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से। दूसरा हम लोग ले लेते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यू जो होगा वो सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस के। इन जनरली यही होता है, लेकिन कुछ केस ऐसा होता है जब मेरा म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ सिस। ये कभी कभी ऐसा केस आता है जब हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंडीशन लगा के देखा था। याद आ रहा होगा जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट पढ़ा था, ये कंडीशन आपको याद होगा। तो जनरली म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, जनरली डायपोल मोमेंट ऑफ सिस ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। लेकिन कभी कभार इंडक्टिव इफेक्ट वाला जब केस लगता है तब हम बोलेंगे म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस। तीसरा आ जाओ सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के। पोलैरिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के म्यू, और म्यू जो होगा डायपोल मोमेंट इन जनरल क्या होता है सिस ग्रेटर देन ट्रांस। जनरली आपका सिस ग्रेटर देन ट्रांस ही होगा। हम क्या बोल रहे हैं ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा। इंडक्टिव वाला एक केस था जहां पर ट्रांस ग्रेटर देन सिस था, नहीं होगा तो अगले लेक्चर में हम आपको एग्जांपल बता देंगे, ठीक है। चौथा कंडीशन हम ले सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बाद हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे। तो सॉल्युबिलिटी के ही प्रोपोर्शनल लेंगे। पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अगर लेते हैं तो पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट का हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डायपोल मोमेंट एक जैसा होगा। मेल्टिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट के उल्टा, ट्रांस ग्रेटर देन सिस हो जाएगा। क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी में स्टेबिलिटी ट्रांस ग्रेटर देन सिस, डायपोल मोमेंट इन जनरल म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, कभी कभार इंडक्टिव इफेक्ट वाला केस तो म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस। सॉल्युबिलिटी जो होगा जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, पोलैरिटी जितना ज्यादा होगा मतलब डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट कब ज्यादा होगा तो इन जनरल सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के, डायपोल मोमेंट होता है सिस ग्रेटर देन ट्रांस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट वाला कंडीशन, मेल्टिंग पॉइंट वाला कंडीशन। मेल्टिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट के उल्टा, बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली, लेकिन स्टेबिलिटी ट्रांस ग्रेटर देन सिस। ये तो हम लोग को पता है ना यार, C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 लो, यहाँ CH3 लो, यहाँ H लो, यहाँ H लो। अब दो एटम और ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में, डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 ले लो, यहाँ CH3 ले लो, यहाँ H ले लो, यहाँ H ले लो। यहाँ जो डिस्टेंस अगर मान लो D2 है, यहाँ डिस्टेंस D1 है, तो D1 ग्रेटर देन D2। डिस्टेंस जितना ज्यादा रिपल्सन उतना कम, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। रिपल्सन जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, तो ट्रांस ग्रेटर देन सिस। क्लियर। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टेबिलिटी में होगा म्यू ट्रांस ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ट्रांस ग्रेटर देन सिस। हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट, तो इन जनरल म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, लेकिन कभी कभार म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, जो कि होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, इन जनरल सिस ग्रेटर देन ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, वो हो जाएगा म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। या म्यू हटा दो सिस ग्रेटर देन ट्रांस। म्यू तो तब लगाएंगे जब डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑप्टिकल वाला सारा कंडीशन, ऑप्टिकल एक्टिव, इनएक्टिव, इनांसियो, डायस्टीरियो, मेजोमर, क्या कैसे कंडीशन, कायरल, प्रोकायरल वाला कंडीशन जल्दी जल्दी में निकालेंगे। आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट देखे थे, कब कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। कहीं भी जीआई का क्वेश्चन आएगा, अब आप बेहिचक बना सकते हो। तो आपका बहुत जो कुछ डाउट होगा, कुछ आप जो अलग क्वेश्चंस बनाते होंगे, वहां अगर जीआई का कुछ डाउट होगा, जो आपसे कुछ बच्चे हमसे पूछे हैं, सो मे बी अब अगर आप अटेम्प्ट लोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बने आप डाउट में फिर से रहने देना, हम आपको बता देंगे।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आज फिर हम एक डीपीएससी डालेंगे, वो भी डीपीएससी बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर ऑप्टिकल खत्म करके सारे डीपीएससी का डॉट क्लियर कर देंगे और इन कर जाएंगे जीओसी में। ओके, थैंक यू।